हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, आप सभी लोगों को पता है मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ चुकी है। कल से आप लोगों के फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे। आप लोगों का डिटेल रूल बुक आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली डिस्कशन कर रहे होंगे, चाहे आप लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो या फिर आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड हो या आप लोगों के आरक्षण से रिलेटेड हो। तो बहुत सारे कंफ्यूजन बेसिकली हैं इसमें। तो इस वीडियो को देखने के बाद में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों का नहीं रहने वाला है। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि हर इंफॉर्मेशन आप लोगों को करेक्ट मिल पाए और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में कर सको। यहां पर आप लोग देख सकते हो, मैंने डिटेल रूल बुक जारी है वो मैंने यहां पर रखा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से जो रूल बुक आप लोगों का निकाला है, इसमें हर एक वो इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों के लिए जरूरी है। इसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को क्लियर करता चलूंगा। सबसे पहले यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये जो वैकेंसी है भर्ती चयन परीक्षा 2024 प्रशिक्षण अधिकारी की ये वैकेंसी का है। यहां पर सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आवेदन पत्र भरने की यदि हम लोग प्रारंभ होने की तिथि की बात करें तो आप लोगों का 9 अगस्त 2024 से आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट होंगे। आप लोगों की जो लास्ट डेट है वो 23 अगस्त 2024 रखी गई है, यानी कि आप लोगों को काफी कम समय बेसिकली मिल रहा है फॉर्म फिलअप का। यदि आप लोग देखो तो काफी है, लेकिन इतने समय में आराम से भर दें। मैं साथ ही साथ एडवाइस करना चाहूंगा, व्यापम की वेबसाइट मध्य प्रदेश की लास्ट में जाके प्रॉब्लम करने लगती है, तो कई सारे बच्चे फॉर्म फिलअप से वंचित रह जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप लोग लास्ट टाइम के लिए बैठे रहो, स्टार्टिंग में ही अपने फॉर्म को फिलअप कर दो टाइम रहते ही। तो ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में यदि हम लोग बात करें आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो प्रारंभ तिथि है वो आप लोग कर सकते हो करेक्शन। लास्ट डेट लेकिन जो करेक्शन करने की है वो 28 अगस्त जो है रखी गई है। आप लोगों का एग्जाम किस डेट में होगा? 30 सितंबर 2024, जैसा कि इन्होंने एग्जाम शेड्यूल में जारी किया था। भैया मानना पड़ेगा, इस बार तो बहुत बढ़िया है, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो डेट हम लोगों को दी एग्जैक्टली उस डेट को ये अपने एग्जाम पेपर को ले रहे हैं। तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं है। अब यदि हम लोग आगे चीजों को देखने लगे, सबसे पहले एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं कि फॉर्म फिलअप में आप लोगों की एप्लीकेशन फी क्या लगने वाली है। यदि आप लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लाइक अनरिजर्व्ड कैटेगरी हो, जनरल कैटेगरी वाले हो, तो आप लोगों का 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र। प्रति प्रश्न पत्र का मतलब समझ रहे हो यहां पे क्यों लिखा है? जैसे कि जो डिप्लोमा कैंडिडेट है जिन्होंने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है, वो स्टूडेंट्स अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो और उनको मल्टीपल एग्जाम पेपर देने का मौका मिलेगा। तो जैसे कि आपने टर्नर में अप्लाई किया, फिटर में अप्लाई किया, मशीनिस्ट में अप्लाई किया, डीजल मैकेनिक में अप्लाई किया, वेल्डर में अप्लाई किया, तो आपको हर एक प्रश्न पत्र देने का मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको सेपरेट फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इस चीज का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। और हर एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का यदि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो 500 रुपए लगने वाला है। ये डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। आईटीआई स्टूडेंट्स, यदि आपने एक ट्रेड से आईटीआई किया है तो डेफिनेटली आप एक ही ट्रेड में फिल कर पाओगे, दूसरे के लिए एलिजिबल नहीं होगे, तो वो हम लोग आगे देख रहे होंगे। साथ ही साथ यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस सिचुएशन में आप लोगों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से हो, उसके लिए 250 रुपए प्रति प्रश्न पत्र जो है रहेगा। यहां पर क्लियरली बोला है ये अभ्यर्थी केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, लेकिन ध्यान रखिएगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी में भी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को एलिजिबल इन्होंने नहीं किया है। आप लोगों का मध्य प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बेहद जरूरी है। अब उसके बाद में थोड़ा सा आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं। यहां पर इन्होंने अगेन परीक्षा के बारे में बता दिया है कि भैया परीक्षा का क्या समय रहने वाला है। आप लोगों का जो परीक्षा होगा 30 सितंबर 2024 को होने वाला है। प्रथम पाली जो रहेगी वो आप लोगों की 7 बजे से लेकर 8 बजे तक रिपोर्टिंग समय रहेगा। 8:50 से आप लोगों का एग्जाम रहेगा 9 बजे तक। दूसरी पाली जो रहेगी दोपहर में 12 बजे से 1 बजे तक रिपोर्टिंग समय रहेगा एंड 1:30 बजे से 2 बजे तक आप लोगों का एग्जाम होगा। तो ये सारी चीजें इन्होंने डिटेल में दी है, राइट। अब थोड़ा सा चलते हैं एक इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ, जो कि आप लोगों का आरक्षण वाला हिस्सा है, जहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स बेसिकली कंफ्यूज है, क्योंकि यहां पे काफी रिजर्वेशन है। तो सर हमको कितनी वैकेंसी मिलेगी, क्या मिलेगी, तो वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन बेसिकली ना रहे। यहां पर आप लोग देख सकते हो इन्होंने निर्देश दिया है चयन संबंधी अनुदेश में। इन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2000
2009 में जो लागू किए गए थे उसको जो है संशोधित किया गया था 17 अप्रैल 2012 तथा 8 फरवरी 2013 को, उसके बाद में 26 सितंबर 2018 को संशोधित किया। तो जो लेटेस्ट में बेसिकली क्या नियम है उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यदि जनरल हम लोग यहां पर देखने लगे तो यहां पे यदि हम लोग बात करने लगे तो इन्होंने क्या बोला है, यह निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे जो कि कौशल विकास संचालनालय यानी कि एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में अपने फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं, राइट, यानी कि इस परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हैं। यहां पर सबसे पहले आप लोग समझिए इस निर्देश में श्रेणी से तात्पर्य क्या रहेगा, जैसे कि कैटेगरी से तात्पर्य 5 कैटेगरी से है, अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उसके बाद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी। तो ये चीज क्लियर है यहां पे। एंड ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, ये 5 कैटेगरी के बारे में हम नीचे बात कर रहे होंगे। एंड बोर्ड से तात्पर्य मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, जहां पर भी बोर्ड बोला जाएगा तो ये लोग बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश से तात्पर्य मध्य प्रदेश राज्य से है। तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है। अब आरक्षण को थोड़ा सा समझते हैं। आरक्षण में यहां पर बेसिकली क्या है, यहां पर थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। यहां पे इन्होंने क्लियर किया है कि मध्य प्रदेश राज्य पत्र असाधारण में प्रकाशित मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नियम 1998 दिनांक 24 सितंबर 2019 द्वारा जो है इसको संशोधित करके क्लियरली किया गया था कि यहां पे हम लोग जो है यहां पे बोला है अनुसूचित जाति के लिए 16% पद होंगे, अनुसूचित जनजाति के लिए यहां पर 20% पद होंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% पद होंगे और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10% पद जो होंगे, उसके अलावा अनारक्षण श्रेणी के होंगे। लेकिन यहां पर ओबीसी का ऑलरेडी केस चल रहा है हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश के रिजर्वेशन को लेके, तो वहां पे जो 13% सीट है वो कहीं ना कहीं उसके लिए जो है वो कोर्ट के निर्णय पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो टोटल सीट है उसमें 87% सीट पर जो है भर्ती होने वाली है। तो उस चीज को हम लोग देखेंगे यहां पर आगे। साथ ही साथ क्लियरली यहां पर होना चाहिए कि महिला उम्मीदवार उपलब्ध ना होने पर उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार से पदों को भरा जाएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है यहां पर सबसे बड़ा जो एडवांटेज मिलने वाला है यदि मैं बोलूं वो महिला कैंडिडेट को मिलेगा। फीमेल स्टूडेंट्स यदि कोई है और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रखती है तो भैया आपके लिए इससे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है। यदि थोड़ी सी भी आप इंटेलिजेंट और थोड़ा सा अवेयर हो तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। सिलेबस को समझ के अपनी प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि आपकी लड़ाई पुरुष उम्मीदवार से है ही नहीं। आपके लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भैया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट दे रही है, तो इससे अच्छा मौका क्या ही हो सकता है। उसके अलावा यहां पर भूतपूर्व सैनिक के लिए पदों को 10% जो है रिजर्वेशन नीचे दिया गया। अभी हम लोग कैटेगरी वाइज भी देख रहे होंगे, पहले मैं ओवरऑल आप लोगों को बता देता हूं। उसके अलावा हम लोग नेक्स्ट आते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यहां पर देखिएगा, यहां पे अब क्योंकि तीनों लोग अप्लाई कर रहे हैं, डिग्री डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, आईटीआई वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो सर क्या चीजें रहेंगी, डिग्री डिप्लोमा वाले किस पर फाइट करेंगे, आईटीआई वाले किस पर फाइट करेंगे, उसके बाद में सर अभी तो संविदा वाले भी आएंगे तो उनकी भी बात कर रहे होंगे। यहां पर देखो क्लियरली बोला गया है, क्या बोला गया है, प्रशिक्षण अधिकारी पद सरल क्रमांक 01 से क्रमांक 09 तक के प्रत्येक व्यवसाय के, यानी कि जो टोटल पोस्ट है वो 01 से लेकर 09 तक जो भी पोस्ट है जिसमें अलग अलग ट्रेड की वैकेंसी है, कुल पदों में से, ध्यान रखिएगा टोटल पद की बात कर रहा है, टोटल पदों में से 50% पद इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों से भरे जाएंगे। तो ये चीज तो आपको क्लियर है कि यदि मान के चलो टोटल 100 सीट आती है किसी ट्रेड में, तो वहां पर जो 50 सीट होंगी वो 50 सीट ओनली और ओनली डिग्री डिप्लोमाधारी कैंडिडेट से भरे जाएंगे। लेकिन अनादर 50% सीट का क्या होगा सर, जो अनादर 50% सीट है वो सीटें डिग्री डिप्लोमाधारी स्टूडेंट्स और आईटीआई स्टूडेंट से भरे जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो 50% सीटें हैं, जैसे कि 100 सीटें, उसमें से 50 सीटें तो आपकी डिग्री डिप्लोमाधारी स्टूडेंट से भरेंगे, लेकिन जो अनादर 50 सीटें उसमें मिक्स रहेगा, यानी कि ये 50 पर कंपटीशन किसका है, ओनली डिग्री डिप्लोमाधारी स्टूडेंट्स का है, लेकिन ये वाली 50 पर कंपटीशन किसका है, डिग्री डिप्लोमा प्लस आईटीआई, यानी कि
तीनों लोग फाइट कर रहे होंगे, जो ज्यादा नंबर लेके आ जाएगा वो 50 सीट ले जाएगा। लेकिन वो 50 सीट तो डिग्री डिप्लोमा धारियों के लिए बिल्कुल रिजर्व है। तो ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजों को समझते हैं। देखिए यहां पर भी डिटेल्स वही है, मैं आगे पढ़ के बता देता हूं जिससे कि चीजें क्लियर हो। इन्होंने बोला यदि किसी व्यवसाय में कुल पदों में से 50% या अधिक डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवार मेरिट के आधार पर चयनित होते हैं तो फिर 50% की सीमा को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, अर्थात मेरिट के आधार पर डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवार 50% से अधिक चयनित हो सकते हैं, लेकिन आईटीआई वाले नहीं हो सकते। आईटीआई वालों को डिग्री डिप्लोमाधारी स्टूडेंट से ज्यादा नंबर लेकर आना पड़ेगा। तो ये चीज क्लियर है। साथ ही साथ यहां पर यह भी क्लियर किया है कि यदि किसी व्यवसाय में यानी कि किसी ट्रेड में ओनली एक पद है किसी भी पोस्ट का, किसी भी कैटेगरी का, तो वो पद जो है डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवार से भरा जाएगा। आईटीआई स्टूडेंट्स वहां पर सिलेक्ट नहीं होने वाला है। तो ये चीज यहां पर क्लियर हो गई। उसके अलावा समझिएगा विषय परिस्थिति में यदि 50% पर इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमाधारी आवेदक मेरिट में उपलब्ध नहीं होते हैं तो विभाग स्तर पर इस पर निर्णय लिया जाएगा कि अंतिम और मान्य होगा। वो निर्णय करेंगे कि आईटीआई स्टूडेंट से उन सीटों को भरना है या नहीं भरना है। लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा ऐसा कतई नहीं होगा कि किसी पोस्ट के लिए डिग्री डिप्लोमाधारी स्टूडेंट्स मिले ही ना, वो तो मिलने ही मिलने वाले हैं। तो ये नौबत कभी आने वाली है नहीं है। उसके बाद में आगे चलते हैं, आगे चीजों को समझते हैं। यहां पर देखिएगा, इसमें थोड़ा सा समझिएगा, ये स्पेशल जो रिजर्वेशन है उसके बारे में ये कॉलम दिया गया है। यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य पत्र दिनांक जो कि 11 जनवरी 2010 में संशोधित हुआ था 2018 में, इसमें क्लियरली बोला था कि आदिम जनजातियों के लिए विशेष उपलब्धि अनुसार यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड और शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहरिया या फिर सहरिया आदिम जनजाति, जिला मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति और जिला छिंदवाड़ा तथा सिवनी के भारिया जनजाति का है और उस पद के लिए विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, यानी कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखता है, तो उस भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना, यानी कि उसको कुछ नहीं करना है, वो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखता हो उस पर नियुक्त किया जाएगा। तो ये स्पेशल रिजर्वेशन के लिए नहीं। फिर आप बाद में बोलते हैं ना सर एमपीपीजीसीएल में तो सारे बिया हो गए हैं जो कि शहरिया या बिया जो भी यहाँ पे स्पेशल आदिम जनजाति से हैं या बैगा जनजाति से, उनका सिलेक्शन कैसे हो गया? तो ये एमपी गवर्नमेंट में जो 2018 में रूल आया उसके तहत है। तो ये चीज क्लियर हो गई, लेकिन उनका भी वहां पे कोटा है, तो आप निश्चिंत रहिए। संविदा कर्मचारियों के लिए इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। संविदा कर्मचारियों में वो कर्मचारी आएंगे जिन्होंने 5 वर्ष तक अपनी सर्विस बेसिकली संविदा के रूप में दी है। यदि उससे कम है तो आप नहीं जो है उसके लिए एलिजिबल होंगे। इनके लिए सीट को रिजर्व करके रखा है, तो नीचे हम लोग देख रहे होंगे। तो ये इतने टाइप का रिजर्वेशन बेसिकली है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। अभी हम लोग ट्रेड वाइज देख रहे होंगे कि किस पोस्ट पर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का स्टूडेंट कितनी वैकेंसी उसको मिलेंगी जिसके ऊपर वो फाइट कर रहा होगा या फिर लड़ाई कर रहा होगा। डिग्री डिप्लोमा वाले को कितनी मिलेंगी, आईटीआई स्टूडेंट्स को कितनी मिलेंगी, वो चीजें आगे डिटेल में एग्जांपल के साथ में समझ रहे होंगे। तो बने रहिएगा, काफी इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना बेहद जरूरी है, जिससे कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से आगे बढ़ा सकें। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये काफी जरूरी है आप लोगों के लिए वेतनमान से रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे कैंडिडेट भी फॉर्म को फिल करने वाले हैं जो किसी अदर जगह पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्योंकि इसका ग्रेड पे वगैरह काफी बढ़िया रहता है। लेकिन इस चीज को बिल्कुल भी ना भूलें। अब इसको समझ लीजिएगा, वेतनमान इसका कैसा रहता है। इन्होंने बोला है समस्त पदों का वेतनमान 7वें वेतनमान के अनुसार परिशिष्ट में दर्शाए अनुसार एवं समय समय पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते या जो भी चीजें वो मिलेगा। वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग नीचे वेतनमान देख रहे होंगे, लेकिन यहां पर क्या बोला है, यहां पर बोला 12 दिसंबर 2019 द्वारा शासकीय सेवा में सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद पर चयन होने पर 3 वर्ष की पर्यवेक्षा अवधि पर नियुक्त किए जाने संबंध में निर्देश है। कैसा निर्देश है? जब भी आप लोग सिलेक्ट होते हो वहां पर आपका 3 साल का प्रोविजनल पीरियड रहता है। अब उस प्रोविजनल पीरियड के दौरान आपको सैलरी वगैरह कितना मिलने वाला है उस चीज को समझने की आवश्यकता है। यहां पर देखिएगा क्या बोला गया है, यहां पर थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। इन्होंने बोला है मध्य प्रदेश सिविल सेवा का सामान्य शर्तें नियम 1961 के नियम 8(1) के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमता 3 वर्ष की पर्यवेक्षा अवधि पर रखा जाएगा।
प्रवेच्छा अवधि क्या है? ऐसा नहीं है कि आप लोगों का टेम्परेरी सर्विस है, एक प्रोविजनल पीरियड है। प्रोविजनल पीरियड से भैया गवर्नमेंट को क्या फायदा है? सैलरी कम देंगे। प्रोविजनल पीरियड में कितना कम देंगे उसको समझ लेते हैं। प्रवेच्छा अवधि के उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का, जैसे कि जितना भी आपका मूल वेतन है उसका जो मिनिमम बेसिक है, जैसे कि जो भी आपका 18,000 से लेकर उतना या जो भी वेतनमान रहेगा उसका न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70% मिलेगा। ठीक है, द्वितीय वर्ष में उसको बढ़ा के 80%, तीसरे वर्ष में उसको बढ़ा के 90% स्टेफंड के रूप में दिया जाएगा। प्रवेच्छा अवधि सफलतापूर्ण पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। जो भी आपका ग्रेड पे वगैरह सारी चीजें होंगी वो जो है लागू बेसिकली हो जाएंगी। तो ये रूल रेगुलेशन आपको पता होना बेहद जरूरी है। आप देखिए यहां पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। यदि हम लोग देखें तो यहां पर एज लिमिट का आई थिंक इशू नहीं आता है किसी भी स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहां पर न्यूनतम 21 से 40 है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पद के लिए। एंड जो हमारा लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए 18 से 40 साल है। और यहां पर आरक्षण वगैरह मिलकर 18 से 45 साल, लेकिन 45 साल से ज्यादा वाले कैंडिडेट को नहीं लिया जाएगा। ये क्लियरली यहां पर बोला गया है। यहां पर क्लियर बोला है परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। वो किसी भी कंडीशन में हो सकता है, एज लिमिट वगैरह किसी भी कंडीशन में आपको जो है छूट वो नहीं मिलने वाली है। बाकी कैटेगरी वाइज छूट मिल जाएगी आपको 42 ईयर की। यहां पे ये चीज क्लियर होनी चाहिए। मध्य प्रदेश शासकीय सेवक संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार 62 वर्ष आप लोगों की सेवा जो है कर दी गई है मध्य प्रदेश में। 60 साल में रिटायर्ड नहीं है, 62 साल में। तो ये चीज उन्होंने क्लियर किया है। पाठ्यक्रम के बारे में बात करें, सभी पदों के लिए ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम के 75 प्रश्न। अब देखो इसको समझ लो थोड़ा सा, आगे डिटेल में भी हम लोग बात कर रहे होंगे। जो 75 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप वो आप लोगों के किससे? ट्रेड से रिलेटेड होंगे। बाकी जो 25 प्रश्न होंगे विज्ञान एवं गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान, इन टॉपिक से रिलेटेड होंगे। लेकिन इसमें ज्यादातर चांसेस क्या होता है? देखो सामान्य ज्ञान ये पोर्शन थोड़ा सा वो लोग ज्यादा रखते हैं। अब सामान्य ज्ञान का मतलब यहां पर किससे है? एमपीजीके से। क्लियर है? एमपीजीके से क्वेश्चन पूछता है। विज्ञान एवं गणित में साइंस के फिजिक्स टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेता है। तार्किक ज्ञान में कॉमन से 5 प्रश्न रीजनिंग के देगा। बेसिक कंप्यूटर ज्ञान थोड़ा सा दे सकता है 5 से 7 नंबर का। तो इस टाइप से जो है रहने वाला है। ज्यादा पोर्शन एमपीजीके से रहता है। और गणित में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा बहुत ही बेसिक लेवल का 10th स्टैंडर्ड लेवल का रहता है। क्लियर है? तो ये कंप्लीटली यदि आप लोग ट्रेड से बिलोंग करते हो, जैसे कि फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, इन ट्रेड में आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हो, तो स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर इसका कंप्लीटली कोर्स बेसिकली अवेलेबल है। जहां पर हम लोग एक एक चीज को जी जान लगा के प्रिपरेशन बेसिकली करा रहे हैं। वहां पे हर कॉन्सेप्ट को, टेक्निकल कॉन्सेप्ट को इस तरीके से क्लियर किया जा रहा है, नॉन टेक्निकल पोर्शन को इस तरीके से क्लियर किया जा रहा है कि आप लोगों की हर चीजें बेसिकली क्लियर हो। वहां पर ज्यादातर जो क्लासेस हम लोग अभी कंडक्ट करने वाले हैं 2 मंथ में, वो स्पेशली एमपीटीओ के लिए लाइव क्लासेस कंडक्ट करने वाले हैं, जहां पर एक स्पेशली सीरीज एमसीक्यू की चलाएंगे। और ये मुझे पूरा भरोसा है अपने आप के ऊपर कि वो जो सीरीज होगी उस सीरीज के एमसीक्यू से ही क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि वहां पर इतने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप लोग इन ट्रेड से हो, मैकेनिकल से हो, तो डेफिनेटली वहां पर ज्वाइन कर सकते हो कोर्सेज में। वहां पर आप लोगों को ऑल कंटेंट मिल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, आगे की चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर यदि हम लोग आगे देखें तो आगे चयन प्रक्रिया के बारे में बताया। तो यहां पर चयन प्रक्रिया में ओनली आप लोगों को क्या पूछा जाता है? भैया रिटन एग्जाम होता है, ओनली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और कुछ नहीं होता। यहां पे मिल जाता है सीधी भर्ती के रिक्त पदों का विवरण। अब हम लोग पदों का विवरण देख लेते हैं। देखिए यहां पर सीधी भर्ती में आप लोगों का अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 131 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 40 है, एंड अनुसूचित जाति की 71 है, अनुसूचित जनजाति की 89 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 119 है। टोटल जो वैकेंसी है वो 450 वैकेंसी जो है निकाली है। हालांकि 700 सीट पर भर्ती आना था, एमपी गवर्नमेंट फिर से देख रहे हो यहां पे 450 सीटें देके निकल गई है। चलिए देखते हैं ट्रेड वाइज क्या कुछ वैकेंसी है, यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले यदि बात करें फिटर ट्रेड की, फिटर ट्रेड में जो टोटल पोस्ट है वो 70 पोस्ट है। यदि बात करें वेल्डर की 82 पोस्ट, बहुत बढ़िया वैकेंसी वेल्डर वालों के लिए निकाली है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें 60 पोस्ट निकाली है। यदि हम लोग बात करें कोपा ट्रेड के लिए 70
पोस्ट यहां पर निकाली है। टर्नर वालों के लिए बात करें 20 पोस्ट यहां पर निकाली है। मशीनिस्ट कंपोजिट की बात करें 16 पोस्ट निकाली है। डीजल मैकेनिक की बात करें 20 पोस्ट निकाली है। मोटर मैकेनिक की बात करें 50 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। यहां पर प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर की भी वैकेंसी निकली है, तो जो कि 8 पोस्ट के लिए निकाला है। प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो हिंदी की 16 पोस्ट के लिए। प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन की यहां पर 22 पोस्ट एंड मेंटेनेंस मैकेनिक की 16 पोस्ट निकाली है। तो सभी के लिए देख रहे होंगे कि मेंटेनेंस मैकेनिक में क्या कुछ आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले यहां एक एग्जांपल ले लेते हैं फिटर से। यहां पर फिटर में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितनी है भैया? 70 पोस्ट है। देखिए समझिएगा, अब इन 70 पोस्ट में सबसे पहले यहां पर आप लोगों को क्या चीज मिल जाती है? यहां पर देखोगे अन्य पिछड़ा वर्ग के 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका यहां पर दी गई है। यानी कि जो भर्ती होगी वो कितने पर हो रही है? अभी 61 पोस्ट पर हो रही है, क्योंकि जो 13% या 14% वो कोर्ट केस की वजह से लटकी हुई है। हालांकि उसकी वो आगे सूची निकाल देंगे, वो अलग बात है। यहां पर फिलहाल हम लोगों को इसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि अभी जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो इन वैकेंसी पर होने वाला है। अब इसके हिसाब से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखो क्या चीज हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की यदि कोई छात्र यूआर कैटेगरी से है तो उसके लिए टोटल सीट कितनी है? 20 है। अब देखो समझो, यदि कोई स्टूडेंट यूआर कैटेगरी से, एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट्स डिप्लोमा वाला है और वो यूआर कैटेगरी से है, दूसरा स्टूडेंट्स आईटीआई वाला है और वो यूआर कैटेगरी से है। अब इन दोनों को कितनी, और मैं यहां पे बात कर रहा हूं एक मेल स्टूडेंट्स की, तो उनको कितनी वैकेंसी मिलने वाली है इससे एग्जांपल लगा लो और सभी ट्रेड के समझ जाएंगे इतने में। यहां पे हमने देखा कि टोटल सीट 20 है, राइट? 20 सीट है। तो यहां पे क्या हुआ? देखो एक सीट महिला की ये भूतपूर्व सैनिक की दोनों सीट चली गई, ये तो हमारा भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हो गई। उसके अलावा 6 सीट महिला की चली गई। अब बात आती है ओपन सीट की, तो यहां पे जो ओपन सीट है 12, तो जो डिग्री डिप्लोमा वाला स्टूडेंट्स है उसके लिए ये कितने पर कॉम्पिटिट करेगा? 12 सीट तो उसके लिए ये है, 12 सीट पर कॉम्पिटिट करेगा। इसमें से 6 सीट तो उसके लिए रिजर्व है फिक्स, और 6 सीट। अब यहां पर आईटीआई स्टूडेंट्स की यदि हम बात करें तो आईटीआई स्टूडेंट्स यदि अनरिजर्व्ड कैटेगरी से तो उसके लिए क्या है? 6 सीट। अब यहां पर समझिएगा, ये डिग्री डिप्लोमा वाला स्टूडेंट्स है, जैसे डिग्री वाला जो स्टूडेंट्स है वो 6 सीट तो उनके लिए रिजर्व हो गई। ये 6 सीट जो आईटीआई वाला कॉम्पिटिट कर रहा है उस पर कौन कौन कॉम्पिटिट करेगा? डिग्री डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स और आईटीआई वाला, ये दोनों स्टूडेंट्स कॉम्पिटिट कर रहे होंगे इन 6 सीट पर। और डिग्री डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए 6 सीट रिजर्व है, लेकिन डिग्री डिप्लोमा वाला स्टूडेंट्स टोटल 12 सीट ले सकता है यदि अच्छे नंबर लेके आता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई थिंक। इसी तरह सभी ट्रेड के लिए, जैसे कि यहां पर यदि कोई फिटर ट्रेड का बच्चा है और वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है तो उसके लिए जो सीट है मेल कैंडिडेट है, तो ओनली 6 सीट है आपके लिए। 6 सीट पर आपको लड़ाई लड़ना है, ये नहीं देखना है कि मेरे लिए 60 सीट है या 61 सीट है, राइट? उसी प्रकार यदि कोई ओबीसी से है तो उस हिसाब से देख सकता है, एससी से है उस हिसाब से देख सकता है। तो मैंने एक ट्रेड का एग्जांपल दे दिया जिससे कि आपको ये चीजें क्लियर हो। अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है जिससे कि चीजें समझ में आए। सबसे पहले यदि हम लोग वेतनमान की बात करें तो आपका जो बेसिक है वो 32,800 से लेकर 1,03,600 रुपीस रहने वाला है। इसके ऊपर आप लोगों का एमपी गवर्नमेंट में जो भी डियरनेस अलाउंस बनता है यानी कि महंगाई भत्ता है वो सारा मिलेगा, लेकिन वो प्रोविजनल पीरियड में आई थिंक ये नहीं देते हैं। तो आपका जो स्टार्टिंग बेसिक कितना है भैया? ये है 32,800 रुपीस। तो 3 साल तक इसका, पहले साल में आपको इसका कितना मिलेगा सर? 70% मिलेगा। दूसरे साल में आपको कितना मिलेगा सर? 32,800 का 80% मिलेगा। तीसरे साल में कितना मिलेगा? यहां पर 32,800 का 90% देंगे। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से बेसिकली ये लोग सैलरी स्ट्रक्चर रखेंगे, उसके बाद में आप लोगों को सारी चीजें मिलने लगेंगी। अब बात करें शैक्षणिक योग्यता की। शैक्षणिक योग्यता में समझ लेना अच्छे तरीके से। शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहले आपके पास में 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में फिटर ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो, यानी कि संबंधित ट्रेड। संबंधित ट्रेड का मतलब क्या है? यदि आप फिटर ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो तो फिटर ट्रेड से
एनसीबीटी या एससीबीटी से आईटीआई आपकी कंप्लीट होना चाहिए, राइट। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो या आपने एससीबीटी से आईटीआई किया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। पहला इस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यानी कि आईटीआई वालों के लिए। दूसरे चीज पर आ जाते हैं, अथवा यहां पर क्या बोला है, मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय, बोर्ड, संस्था से मैकेनिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज इंटीग्रेटेड या प्रोडक्शन, या फिर यहां पर क्लियरली बोला है कि मैकेनिकल से रिलेटेड यदि आपका डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट है, पॉलिटेक्निक कंप्लीट है, तो आप जो है एलिजिबल हो। किसके लिए? फिटर के लिए। लेकिन आप ऐसा ना सोचें जो डिग्री डिप्लोमा वाले विद्यार्थी हैं कि ओनली फिटर में ही हमको अप्लाई करना है। अरे भैया, आपको अलग अलग पेपर देने का मौका मिल रहा है, तो जितनी ट्रेड के लिए एलिजिबल हो रहे हो उतने फॉर्म आप भर सकते हो सकता है बाय दफे एक एग्जाम पेपर आपका उतना बेहतर नहीं गया, क्योंकि एक चीज ध्यान रखो, आईटीआई में जितनी भी ट्रेड है ना, मैक्सिमम ट्रेड का जो फंडामेंटल है वो सेम है, यानी कि कुछ कुछ चीजें डिफरेंस है। जैसे कि यदि मैं बात करूं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, एकदम कॉमन ट्रेड है, कोई सिलेबस अलग नहीं है। तो एक ट्रेड की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तीनों ट्रेड की हो रही है, वहां पे आपका सिलेबस सेम है, तो अलग अलग पेपर देके किसी ना किसी का मेरिट कम गया या किसी में नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, तो वहां आपके चांसेस बन सकते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जानकारी नहीं होगा कई सारे बच्चों को, तो ये चीजें जो है क्लियर होना बेहद जरूरी है। उसके बाद में हम लोग यदि वेल्डर की बात करें, 82 पोस्टें यहां पर संविदा कर्मी के लिए रिजर्व है, भूतपूर्व सैनिक में रिजर्व है, एंड यहां पर ओपन रिक्रूटमेंट में महिला के लिए रिजर्व है, फिर जो है पुरुष के लिए यहां पर रिजर्व है। बाकी यहां पर भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम आप लोगों का रहने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं। वेल्डर ट्रेड वाले अप्लाई करेंगे, एंड अलग मैकेनिकल वाले या फिर जो भी यहां पर है मैकेनिकल वाले बेसिकली अप्लाई करेंगे, डिग्री डिप्लोमा वाले। अब देखो यहां पर चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रीशियन में। इलेक्ट्रीशियन में क्या है? इलेक्ट्रीशियन में भी सेम कहानी है, हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ समस्त पदों के लिए संबंधित ट्रेड में एनसीबीटी या एससीबीटी से आईटीआई यदि है अप्लाई कर पाओगे पहले स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल सेक्टर में एनसीबीटी या एससीबीटी से 2 वर्षीय मल्टी स्किलिंग पाठ्यक्रम वाले बच्चे भी अप्लाई कर पाएंगे, दूसरे बच्चे। तीसरा, यहां पर डिग्री डिप्लोमाधारी यदि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड किया है वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है? चीजें क्लियर हो रही है ना? उसके बाद में हम चलते हैं थोड़ा सा डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक देख लेते हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा ये कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा से रिलेटेड है, कोपा से आईटीआई करिए तो भी अप्लाई करेंगे, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटिंग से रिलेटेड आप लोगों के पास में डिप्लोमा है वो लोग भी अप्लाई करेंगे। टर्नर की बात करें, टर्नर ट्रेड से आईटीआई वाले अप्लाई करेंगे, मैकेनिकल वाले यहां भी एलिजिबल है, अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा मशीनिस्ट कंपोजिट की बात करें, मशीनिस्ट से आईटीआई है वो अप्लाई कर पाएंगे। देखिए मशीनिस्ट ग्राइंडर को यहां एलिजिबल नहीं किया, मशीनिस्ट कंपोजिट की बात कर रहे हैं यहां पे, तो मशीनिस्ट कंपोजिट वाले यहां पर एलिजिबल है, वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। क्लियरली बोला संबंधित ट्रेड, और ये वैकेंसी जो है मशीनिस्ट कंपोजिट की है, ध्यान रखिएगा। मशीनिस्ट कंपोजिट वाले जो नॉर्मल मशीनिस्ट ग्राइंडर अलग है, मशीनिस्ट कंपोजिट अलग है, ये चीज आप लोगों को जो है क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में डीजल मैकेनिक की बात करें, यहां पर एक डिफरेंस है, उस चीज को समझना बेहद जरूरी है। यहां पर क्या बोला है, हाई स्कूल कंप्लीट हो और आपने डीजल मैकेनिक से आईटीआई किया हो, लेकिन लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना बेहद जरूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आप लोगों से ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा, और वो आज की जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की, उससे पहले आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस चीज का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है यदि आप लोग डीजल मैकेनिक में अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद में यदि हम लोग मोटर मैकेनिक की बात करें, तो मोटर मैकेनिक में भी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। लाइट व्हीकल लाइसेंस, जो लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है वो बेसिकली आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई मोटर मैकेनिक में। उसके बाद में सर्वेयर की बात करें तो यहां पर सिविल इंजीनियरिंग वाले बेसिकली एलिजिबल होंगे, या फिर जो सर्वेयर से आईटीआई जिन्होंने किया है वो स्टूडेंट्स भी यहां पर एलिजिबल हैं, या वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई यहां पे कर सकते हैं। उसके बाद में स्टेनो हिंदी वाले यहां पर एलिजिबल है, स्टेनो हिंदी वाले अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में हम लोग
लोग देखें, अगला ट्रेड जो हमारा है वो है प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में इन्होंने क्या मांगा है, हायर सेकेंडरी 10+2 के साथ 12वीं परीक्षा अंग्रेजी विषय के साथ में उत्तीर्ण हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अथवा समाजशास्त्र, समाज कल्याण, अर्थशास्त्र में स्नातक, यानी कि आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, अप्लाई कर पाओगे। कंप्यूटर ज्ञान के लिए डीसीए भी होना चाहिए, पीजीडीसीए वगैरह है तो आप अप्लाई कर पाओगे। तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए जब भी आप लोग वहां पे एलिजिबल होगे। क्लियर है। अब हम लोग यदि बात करें मेंटेनेंस मैकेनिक की, तो मेंटेनेंस मैकेनिक को थोड़ा समझ लीजिएगा। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो। मैकेनिकल के लिए, अब यहां पे देखो, यहां पे इन्होंने क्या बोला है, मैकेनिकल के लिए फिटर, मशीनिस्ट कंपोजिट, टर्नर ट्रेड अथवा इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य, या फिर यहां पर भी बोला है कि आपने या तो फिटर से या मशीनिस्ट कंपोजिट से या टर्नर ट्रेड से या फिर इलेक्ट्रीशियन से आप लोगों ने वो क्या किया है भैया, आईटीआई किया है ना, एससीबीटी एनसीबीटी, तो यहां पर एलिजिबल होंगे। किस पोस्ट के लिए, यहां पर जो है आप लोगों की जो मेंटेनेंस मैकेनिक है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पे सभी ट्रेड के बच्चे जो है कहीं ना कहीं एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। अब देखो ये तो हो गया हमारा मेन एक पोर्शन एडवर्टाइजमेंट का, कि जहां से हमें पूरी जानकारी मिल गई कि कौन सी ट्रेड की कितनी वैकेंसियां है, किस प्रकार अप्लाई करना है, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। सीआईटीएस का यहां पर कोई रोल नहीं है, आपने सीटीआई किया है नहीं किया है कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट सीटीआई कराती है, जब आप लोग सिलेक्ट होते हो उसके बाद में आपको सीटीआई कराने, गवर्नमेंट अपने फंड से आपको सीटीआई कराने भेजती है, तो वो चीज से आप लोग निश्चिंत रहें। एमपी गवर्नमेंट। क्लियर है। अब इस बात से जिन लोगों ने सीटीआई करी है वो डेफिनेटली निराश होंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने सीटीआई नहीं करी वो खुश होंगे। तो यहां पे दोनों चीजें हैं, दोनों मुद्दे हैं, है ना। उसके बाद में परीक्षा हॉल में ले जाने युक्तियां वगैरह बताई हैं, सारी चीजें ये नॉर्मल है। अब हम लोग एग्जाम सिटी की बात कर लेते हैं कि परीक्षा देने के लिए आपको एग्जैक्टली कहां कहां जाना पड़ेगा। परीक्षा आप लोगों की किस किस शहर में होने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें, जिससे कि वो चीजें भी आपकी क्लियर हों। अब यहां पे हम लोग परीक्षा तिथि की बात, परीक्षा की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन भरने के निर्देश यहां पे दिए गए, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का पूरा फॉर्मेट दिया गया है कि कैसे आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। तो इसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो ही बना दूंगा, उसको देख के आप लोग एक सही प्रोसेस के साथ में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा, वहां पर मिस्टेक बेसिकली नहीं करिएगा। यहां पे पूरा का पूरा चीजें दिए हैं। एंड अब हम लोग चलते हैं कहां पर, ये देखो परीक्षा कहां कहां पर केंद्र होने वाले हैं। बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। तो काफी जगह पर हम लोगों को परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं, परीक्षा केंद्र की दिक्कत नहीं है। अब देखो हम लोग पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं, ये है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन। अब इसको देखो बारीकी से समझना बेहद जरूरी है। पिछली बार का जो फिटर ट्रेड का पेपर था 2022 का और इस साल का बहुत अंतर होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पर टर्नर मशीनिस्ट जो पहले ट्रेड चला करती थी, नॉर्मल टर्नर ट्रेड को एलिजिबल नहीं किया था पिछले 2022 में, ध्यान रखिएगा, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया था। जो लोग सिलेक्ट हुए थे वो मेंटेनेंस के साथ प्रोडक्शन में जिन्होंने टर्नर ट्रेड किया उनको अलाउ किया था, इसीलिए पेपर का लेवल अलग था और अभी पेपर का लेवल थोड़ा सा अलग रहेगा। इन चीजों को समझ के अपनी तैयारी करना है। आप जहां भी तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये मौका मत गवाइएगा गाइस, राइट। मेरा बस इतना ही कहना है, ये मौका ना किस्मत से मिलते हैं ये मौके, तो इसके लिए अपनी जी जान लगा के सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करो और मैं आपको गाइड लगातार करता रहूंगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स में इनरोल हो, यूट्यूब पर भी मैं गाइडेंस प्रॉपर देता रहूंगा। यदि आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो उस बात से निश्चिंत करो, लेकिन जो अफोर्डेबल कर सकते हैं कोर्स ले सकते हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए क्या है ना, कोर्सेज में हैंड टू हैंड सारी प्रिपरेशन हम लोग करा रहे हैं, तो एक अमाउंट देके यदि आप लोग वहां पे, हम लोगों की कॉस्टिंग होती है, सारी चीजें होती हैं, तो एक अमाउंट पे करके आप डेफिनेटली वहां पर एनरोल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहूंगा, जो अमाउंट आप लोग पे करके आ रहे हैं ना, उससे बहुत ज्यादा वैल्यू आप लोगों को मिलने वाली है वहां पे, इस बात से आप लोग निश्चिंत रहें। साथ ही साथ कोर्सेज में 7 डेज रिफंड पॉलिसी होती है, जो कोई नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि कंटेंट में दम ही नहीं है। बाहर से एडवर्टाइजिंग करने में दम लगा रहे हैं लेकिन अंदर दम नहीं है। मैं क्यों बोल पाता हूं 7 डेज रिफंड पॉलिसी? बिकॉज मुझे पता है स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, वो क्यों वहां पे आ रहा है। भैया आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस दौरान, उस दौर से मैं गुजर के आया हूं, उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूं, 2017 से आपको पढ़ा रहा हूं, तो वो एक्सपीरियंस पूरा का पूरा जब झोंकता हूं ना एक सच्चे दिल से, तो बच्चा रिफंड कभी मांगता ही नहीं है। तो वो चीजें रहती हैं। तो यहां पे यदि बात करें, अब पाठ्यक्रम को थोड़ा सा समझ लो। देखो पाठ्यक्रम में क्या है, मेन पोर्शन है
75 आप लोगों का ट्रेड से रिलेटेड, 75 अंक यहां से हैं, 25 अंक जो है विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान है। अब देखो डिटेल सिलेबस को थोड़ा समझ लो। यहां पर यदि हम लोग बात करें फिटर ट्रेड की, जो एक मेन ट्रेड है, यदि मैकेनिकल के लिए बात करें हम लोग, मैकेनिकल वालों को मैं सजेस्ट करूंगा फिटर टर्नर मशीनिस्ट से अप्लाई करें। नंबर ऑफ वैकेंसियां भी उनको काफी मिल रही है फिटर में, और उसके अलावा वेल्डर ट्रेड से वो अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर सिमिलर आप लोगों का सिलेबस है, सिलेबस कोई अंतर नहीं है। जो फिटर टर्नर मशीनिस्ट का सिलेबस है वही सेम, वेल्डर में भी कुछ अंतर नहीं है। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग आप लोगों की बढ़ जाती है, इंस्ट्रूमेंटेशन से लेके सेफ्टी से लेके बाकी सारे टॉपिक आप लोगों के सेम होने वाले हैं। यहां पर देखो क्या है, मैं अभी सिलेबस में भी क्रॉस वेरीफाई करा देता हूं जिससे कि चीजें आपकी क्लियर रहे कि सर ऐसा तो नहीं है सिलेबस अलग अलग, वो चीज भी देख लो। यहां पे सिलेबस ट्रेनिंग ऑफिसर फिटर की बात करें, हालांकि इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा सिलेबस के ऊपर, लेकिन एक मोटा मोटी आपको एक आइडिया हो जाएगा जिससे कि चीजें क्लियर हो। यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे क्लियरली क्या बोला है, स्पेसिफिकेशन अप्लाइंग डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक फिटिंग ऑपरेशन। बेसिक फिटिंग ऑपरेशन में हमारे काफी सारी मार्किंग हो गया, हेक्साइंग हो गया, चीजलिंग हो गया, फाइलिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, टैपिंग हो गया। तो ये सारी चीजें ना हमने इस तरीके से क्लियर करी हैं, तो वहां बहुत बढ़िया तरीके से, या आप भी यदि पढ़ रहे हो ना तो इन टॉपिक को ध्यान में रख के पढ़े। वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गेज हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, अब ये सारा हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, टर्निंग में थ्रेडिंग हो गया, एक्सटर्नल बी थ्रेड ओनली, या फिर हमारा डाई हो गया, टैप हो गया। तो ये सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा, और जो स्टूडेंट्स बेसिकली डिग्री डिप्लोमा वाला है उसको अपना लेवल इस सिलेबस के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, वरना आप मात खाने वाले हो, इस बात से विशेष ध्यान रखो, ठीक है। चलिए उसके बाद में वेल्डर की बात करें, वेल्डर में भी आप लोग देखोगे यहां पे जो है टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग के अलावा जो आपका बेसिक चीजें हैं वो सेम यहां पर मिलने वाली हैं। उसके बाद में यदि हम लोग बाकी ट्रेड का जाएं तो यहां पे सारे ट्रेड का बेसिकली सिलेबस दिया हुआ है। हालांकि सिलेबस के डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जो मैकेनिकल सिलेबस है उसके बारे में, वहां पर हम लोग कंप्लीटली चीजों को समझ रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी और आप लोग पूरी मेहनत के साथ में और सही डायरेक्शन के साथ में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। कोई भी डाउट निकल के आ रहा है कमेंट आप लोग छोड़ सकते हो, मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।